हाय फ्रेंड्स, अब अगले पार्ट में लेके आते हैं हम जो चैप्टर वही है, सेम चैप्टर विद्रोही राज। ठीक है, उसको हम आगे लेके दूसरे पार्ट में आए हैं, पहला पार्ट हो चुका है। तो हम इसमें पॉइंट शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। इसमें क्या करा, विद्रोही क्या चाहते थे कि जो बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेज़ों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को आसान फरोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते हैं। यानी विद्रोहियों को अंग्रेज़ लोग क्या मानते हैं, आसान फरोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते हैं। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज कराने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई घोषणाओं और इश्तेहारों के सिवा हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनके बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रियों को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाते कि विद्रोही क्या चाहते थे, क्योंकि विद्रोही में ज़्यादातर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे लोगों का संगठन नहीं था और ना ही कोई एक चीज़ तैयार थी भरपूर ढंग से। तो ये सारी चीज़ों से और इस सब के घटना के लिए हमें अंग्रेज़ों के साक्ष्य पे ही रहना पड़ता है। अब एक पॉइंट है 3.1 में एकता की कल्पना। एकता की कल्पना कैसे की गई थी उसमें, ठीक है, क्या क्या आधार था कि सबको एक परिप्रेक्ष्य में लाया जाए और विद्रोह किया जाए। तो 1857 में विद्रोह द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तकबों का या तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारी घोषणाएं की गई थी वो किसके नाम पे जारी की गई थी, मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से, उनके नाम से जारी गई। क्यों? क्योंकि उस समय मुगल काल ही चल रहा था। ठीक है, जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पे मुगल काल का ही शासन था, तो राजा घोषित करने के लिए यही सब। परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेज़ों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत यानी कि जो इश्तहार दिया जाता था उसमें जो अंग्रेज जो आए थे यहाँ पे उससे पहले के बात को उसमें सम्मिलित किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के अतीत की ओर संकेत किया जाता था। ठीक, दूसरा, मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के अस्तित्व को गौरवगान किया जाता था कि जब मुगल साम्राज्य था तो यहाँ पे कितना प्रगाढ़ सब कुछ था, ये अंग्रेज आके सारी चीज़ खराब कर दी है। ठीक, तीसरा था बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बहादुर शाह के नाम से जो घोषणा जारी की गई थी उसमें किन दोनों को शामिल किया गया था। उसमें मोहम्मद को भी शामिल किया गया था और महावीर को शामिल किया गया था। दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने के अंग्रेज़ों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया कि अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। पहले क्वेश्चन बनेगा कि जब बहादुर शाह जफर के नाम से घोषणाएँ तैयार की गई, इश्तिहार तैयार किया गया, तो उस इश्तिहार में क्या शामिल किया गया था। उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों को शामिल करके हिंदू और मुसलमानों से आह्वान किया गया कि सब लोग मिलकर लड़ाई करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए थे। कितने रुपए खर्च किए थे? 50,000 रुपये खर्च किए थे। यह काम कहाँ पे किया गया था? तो यह काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1857 में किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, नहीं, अगला पॉइंट बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट देख लें। आजमगढ़ की घोषणा कब हुई थी? तो आजमगढ़ की घोषणा 25 अगस्त 1857 की हुई थी। तो 25 अगस्त 1857 का जो आजमगढ़ की घोषणा हुई थी उसमें किस घटना का जिक्र किया गया था? तो उसमें यह सर्वविदित होता है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धर्मांध लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक़ रहा है और जिन्हें लोगों का धर्मरक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशलक्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने ही धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत से भारे बहुत से हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों में यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं हैं, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में सब में सहमति दिखाई देती कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेज़ों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि अंग्रेज़ों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा।
यह बात कब कही गई थी? तो विद्रोही क्या, इसके बारे में यह जानकारी के कुछ मुख्य स्रोत हैं इसमें जो घोषणा पत्र। भाग 1, जमींदारियों के बारे में। जमींदारियों के बारे में क्या कहा गया था? जाहिर है जमींदारी व्यवस्था तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया और कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर में से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, कैद खाने में डाल जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमे में भरी खर्चे भी की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा था। जमींदारों के खजानों को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर साल खाली किया जा रहा था। इसी तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। भाग 2 में व्यापारियों के बारे में, भाग 3 में कर्मचारियों के बारे में। ठीक है, 2 में क्या कह रहा है कि इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसे तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूल के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों से मुनाफों में सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। जब सरकारी बादशाह सरकार बनेगी तो इन सभी फरेबी तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा। ज़मीन व पानी दोनों रास्ते से होने वाला हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी की माली मदद करे। सरकारी कर्मचारी के बारे में अब यह राज बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती। उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती है। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगी और भविष्य ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखें। कारीगरों के बारे में क्या कहा गया उसमें कि इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों को सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजी की सेवा छोड़ देनी चाहिए। भाग 5 में क्या कहा गया? इसमें पंडितों के बारे में लिखा गया, फ़कीरों के बारे में और ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में लिखा गया। पंडित और फ़कीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों धर्म के शत्रु हैं क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए पंडितों और फ़कीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपने हिंसा निभाएं। यह सब घोषणाएं कब की जा रही थी? ये सब अक्टूबर में। कब? 25 अक्टूबर 1857 को। कहाँ पे हो रही थी? आजमगढ़ में हो रही थी। आजमगढ़ घोषणा के नाम से जाना जाता है। सिपाही क्या सोचते थे? सिपाही, विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी तो बच गई। 1 सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे खींचे, न कोई बहाना बनाया, न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन सन 1857 में अंग्रेजों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूक दी जाएगी। नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैदल सेना, घुड़सवार, गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई है। उन्होंने कारतूस 3rd लाइट कैवेलरी के सवारों, घुड़सवार सैनिक को दिए। और इन्होंने ये कारतूस किसको दिए थे? 3rd लाइट कैवेलरी के सवारों को दिए थे। एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि उन्होंने कारतूस किसको दिए थे? तो 3rd लाइट कैवेलरी के घुड़सवार सैनिक को दिए थे और उन्हें दांतों से खींचना के लिए कहा गया था। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों को परेड करवा दी। कितने? 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की 2री बटालियनों और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया। जब इन्होंने मना कर दिया, 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। कितने? 3 रेजिमेंट के जवानों की परेड करवाई। और 1400 अंग्रेजी सिपाही, उनमें कुछ यूरोपीय सैनिक की टुकड़ियाँ थीं और घुड़सवार गोलंदाज फौज तैयार करके भारतीय सैनिकों को घेर लिया और हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी। 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला ताकि हम डरकर कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हम 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म और आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद या आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया से क्या बचेगा? ये किसके कहना था? ये सिपाही का कहना था। यानी सिपाही क्या सोचा। पॉइंट देखते हैं 3.2 जिसमें है उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज
जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे। फिरंगी राज किसे कहते थे? तो ब्रिटिश राज को कहते थे। किसके द्वारा कहा जाता था? विद्रोहियों के द्वारा। से संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतें पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विदेशी उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले और वे लोग ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफ़ा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। शहर के बड़े लोगों को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बहीखाते जला दिए और उनके तार घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपान जो ऊंच नीच था उसको खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थान पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और संचालन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग था। यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि वैकल्पिक सत्ता की जो तलाश थी उसमें क्या कहा था प्रश्न की ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद विद्रोहियों ने किस स्थान पर शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया? तो वह स्थान था दिल्ली था, लखनऊ था और कानपुर था। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भूराजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन चुका था जिसे छीन चुकी थी। विद्रोही द्वारा स्थापित संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला, जहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी। 1857 के आखिर तक 1858 के शुरुआती महीने तक हुकूम की श्रेणियां वजूद में थीं। जो योजनाएं बनाई गई थी वो कब तक इनके हाथ में था? तो विद्रोहियों के हाथ में था। तो यह 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हाथ में रही थी। अब बात करेंगे दमन का। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी से लिए कई कानून पारित किए। मई और जून 1857 में पारित किए गए कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनका सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। तो मार्शल लॉ लागू कब किया गया था? समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था और कानून मुकदमे की समान विद्रोह प्रक्रिया रद्द की गई, यानी कि उनको सजा देने का अधिकार दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक हो। कहने का मतलब यह कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। विद्रोह की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। इस नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी टुकड़ियों को दो तरफ से भेजा था। एक तरफ दिल्ली से भेजा था और दूसरी तरफ पंजाब से होकर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। हालांकि पंजाब उस समय शांत था। ठीक है, दिल्ली के कब्जे को लेने में अंग्रेजी की कोशिशें कब शुरू की? जून 1857 में शुरू की। और इस पर कब अधिकार जमा लिया? तो सितंबर के आखिर तक इस पर जमा लिया। और उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपना उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं, वो ऐसे आंदोलन से जूझ रहे थे जिसके पीछे बेहिसाब जनसमर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फारसित नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। तो यह आंकड़ा किसने दिया था कि जो विद्रोह में शामिल कितने वयस्क पुरुष थे? तो 3/4 थे, कम मतलब 75% जो थे वयस्क पुरुष शामिल थे। यह आंकड़ा अवध में फारसित नाम का एक अंग्रेज अफसर बताता है। इस इलाके की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए थे। कब? मार्च 1858 में। अवध अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल
विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोही का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहाँ उनकी बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। सिकंदराबाग दिखता है यहाँ पे, इसके चित्रकार थे फेलिस बिएतो। यहाँ हमें एक ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाए गए रंग बाग यानी प्लेजर गार्डन का निर्माण किसने किया था? तो नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। कहाँ पे? सिकंदराबाग में। यहाँ पे क्या घटना घटी थी? यहाँ पे घटना घटी थी कि इसकी रक्षा करते हुए 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को किसने मार दिया था? तो ब्रिटिश सैनिकों ने मार दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5वें पॉइंट में विद्रोह की छवियाँ। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं? जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज हैं। हमारे पास विद्रोहियों के कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बार में जानकारी सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने ब्यौरे दर्ज करते गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्ट्सों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों को संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इसे विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उनमें सैनिकों विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता है। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं से भड़कती थीं तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उन कुछ को देखें और जानें कि वो क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिवंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। जैसे 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ। रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र बनाया गया था टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा। कब बनाया गया था? 1859 में। इस चित्र में क्या दिखाया गया? इस चित्र में दिखाया गया कि विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाला तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आर्टरम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तीतर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता का निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है, यानी बार्कर की पेंटिंग किसके समय का जश्न मनाती है? तो कैंपबेल के आगमन के समय का जश्न मनाती है। कैनवास के मध्य में कैंपबेल, आउटरम और हेवलॉक है। इन तीन ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्यम भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पीछे तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेरेबंदी दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य का जोर देती है कि ब्रिटिश सत्ता नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों में अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा करते हैं। इन चित्रों में उन्हें लगता है कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है और अंग्रेज जीत चुके हैं। 5.2 में क्या कहता है कि अंग्रेज, औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे में और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम की चित्र बनाई थी, यानी कि इन मेमोरियम की चित्र किसने बनाया था? तो इन मेमोरियम की चित्र बनाई था किसने? जोसेफ नोएल पैटन ने। यहाँ पे क्वेश्चन बन, चित्र में क्या दिखाया गया है कि इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटते दिखाई दिए हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे, मानो एक भयानक बड़ी आशंका में आ पड़ी है और वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार करें। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, जिसकी उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को छिजोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया, हालांकि ये चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों के रक्षक और के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य चित्रों में, पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति को दर्शाया गया है। चित्र 11.212 में मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी हैं। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरतों के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया। यहाँ ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबिल है। प्रतिरोध और सबक।
जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिरोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसे ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देता है। वह सिपाहियों को अपने पैरों से कुचल रही हैं, जबकि भारतीय औरतें और बच्चों की भीड़ ये भय से कांप रही हैं। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिरोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की इच्छा इस बात में प्रतिबंधित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं को तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं है। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर रह ही जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। हास्यप्रस व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया गया है। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है, जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए, दोनों में खून टपक रहा है। यह एक ऐसा छवि जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। दया के लिए कोई जगह नहीं है। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा था, तो ऐसे समय में एक नर्म सुझाव वो मजाक का पात्र बन जाता है। जैसे लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया था। और किस तरह से मजाक उड़ाया था कि द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग नाम से, कैनिंग के दया भाव नाम से किस पत्रिका में छपा था, तो द पंच में छपा था। द पंच में कब? 24 अक्टूबर 1857 को छपा था। उसमें राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना, 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जुगत बन गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसके हर तबके के लिए साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन और कला साहित्य में 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश के रणस्थल की तरह ले जा रहे थे। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए चित्रित किया था। एक हाथ में घोड़े की लाश और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति से लड़ने वाली रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को भी बढ़ते हुए बड़े हो रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वाली हो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी की लंबाई को, लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार एक तलवार हाथ में लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेश शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने रचना की है इसकी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। ठीक है, इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनको एहसास था, ये सारी चीज़ें भावनाएं चल रही थी। अब काल रेखा के बारे में जानेंगे कि अवध में बेलजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई थी? 1801 ईस्वी में। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से कब हटाया गया था और अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था? 1856 में। अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया था 1856-57 में। मेरठ में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह, बहादुर शाह को सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं 11 से 12 मई। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह होता है 20 से 27 मई। लखनऊ में विद्रोह 30 मई को। सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया मई जून में। चिनाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी 30 जून को। हैवलॉक और आर्ट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेसिडेंसी में दाखिल कब हुई थी? 25 सितंबर को। युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी जून 15 1858 को। युद्ध में शाहमल की मृत्यु हुई थी जुलाई में 1858 में। पुस्तक का नाम दिया गया है फोर रेबल्स ऑफ 1857। किसने लिखा था? गौतम भद्रा ने। गौतम भद्रा की पुस्तक का नाम क्या था? फोर रेबल्स ऑफ 1857। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी किसने लिखा था? विलियम डेल रिम्पल ने। अवध इन रिवोल्ट 1857-58 किसने लिखा था? रुद्रांशु मुखर्जी। राज ऑफ द रानी पेंगुइन ताप्ती राय ने लिखा था। पेजेंट्स एंड द राज